उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के एक प्रतिष्ठित परिवार में रहने वाले राम सिंह चौहान और उनकी पत्नी कमला देवी का परिवार एक प्रतिष्ठित और सामंती सोच वाला घर था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा सुजीत। राजीव की शादी एक समझदार, शिक्षित और शालीन लड़की अनीता से हुई थी। अनीता एक गांव के अध्यापक की बेटी थी, जिसमें शालीनता, सहनशीलता और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। अनीता की विदाई के समय उसके पिता ने कहा था, बेटी, ससुराल का घर अब तेरा मंदिर है, वहाँ प्रेम और धैर्य से रहना। लेकिन ससुराल पहुँचते ही अनीता ने जाना कि वहाँ हर बात पर एक बहू की परंपरा के तराजू पर तोली जाती थी। कमला देवी ने साफ कह दिया था, हमारे घर की बहुएं घूंघट में रहती हैं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई दिखाने की ज़रूरत नहीं। घर में सबने उसे स्वीकारा, लेकिन सास के मन में हमेशा एक बात चुभती रहती, ये पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करेगी। राजीव खामोश था, उसका ध्यान काम और माँ की आज्ञा पर ज़्यादा था। लेकिन चूंकि अनीता नम्र थी, वह सबके साथ तालमेल बनाती रही। अनीता जब पहली बार माँ बनी तो एक प्यारी सी बेटी नेहा को जन्म दिया। पूरे परिवार में मातम सा छा गया। कमला देवी का चेहरा उतर गया, मानो कोई भारी गुनाह हो गया हो। चुप्पी छा गई थी, उनका चेहरा गुस्से और निराशा से भर गया। बाहर से बधाई आई, लेकिन घर के भीतर तानों की झड़ी लग गई। खुश होने के बजाय कमला देवी ने मुंह फेर लिया, ताना मारते हुए कहा, कुल का दीपक नहीं, कुल की परछाई आ गई। लड़की ही होनी थी, पहली ही बार में कुल का दीपक बुझा दिया। देख लेना, अब इसके बाद भी अगर बेटी हुई तो इसे मायके भेज दूंगी। अनीता को अब बात बात पर ताने दिए जाने लगे। ना समझ बांझ जैसी किस्मत बेटे को जन्म नहीं दे सकी। उसे घर के हर छोटे बड़े काम में उलझा दिया गया, मानो उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं रही। राजीव ने भी चुप्पी ओढ़ ली। वह ना तो अपनी माँ के खिलाफ जा सका और ना ही पत्नी के साथ खड़ा हो सका। कुछ साल बाद देवर सुजीत की शादी एक चंचल, सुंदर लेकिन थोड़ी चुहल पसंद लड़की प्रियंका से हुई। देवरानी प्रियंका हंसमुख लेकिन चालाक स्वभाव की थी। कमला देवी को प्रियंका का बोलने का ढंग और चंचलता भा गई। जब देवरानी प्रियंका गर्भवती हुई, पूरा घर सेवा में लग गया और प्रियंका माँ बनी। उसने एक बेटे राज को जन्म दिया तो घर में जैसे उत्सव सा मनाया गया। पूरे घर में ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ बटी, सोने की चेन, चांदी की पायलें दी गई। राज के जन्म पर पूरे गांव में भोज हुआ। कमला देवी ने राज को अपनी गोद में उठाकर गर्व से कहा, देखो, यही है हमारे कुल का वारिस, हमारी लाठी, हमारा अभिमान। कमला देवी ने गर्व से घोषणा की, अब मेरी आंखें बंद भी हो जाए तो भी चैन मिलेगा। पोता आ गया, अब सारा प्यार, सारा मान सम्मान देवरानी प्रियंका के हिस्से में आने लगा। प्रियंका आराम करती, घूमती, मेहमानों को बुलाती और अनीता अब भी सुबह से रात तक काम में झोंकी रहती। अनीता ने किसी से शिकायत नहीं की। अनीता को बासी रोटियां मिलती, जबकि प्रियंका को घी में तर पराठे। समय बीतता गया। अनीता ने एक और बेटी शिवानी को जन्म दिया और फिर वही अपमान, वही तिरस्कार, वही ताने। किस्मत ही फूटी है घर की, दो दो बेटियां। राजीव वो पूरी तरह माँ और भाई के कहने में आ गया था। अनीता की कोई बात सुनने वाला नहीं था। राजीव ने भी दफ्तर के काम के बहाने धीरे धीरे अनीता से दूरी बना ली। अनीता अकेली पढ़ती गई, लेकिन नेहा और शिवानी उसकी आंखों की रोशनी थी। अब प्रियंका आराम करती, स्पा जाती, मोबाइल पर रील्स बनाती और उसकी हर बात को घर में सिर आंखों पर लिया जाता। वही अनीता को काम की मशीन बना दिया गया। उसकी बेटियों को खिलौनों से वंचित कर दिया गया। कमला देवी अब पोते के लिए सोने की चेन बनवा रही थी, जबकि पोतियों को पुराने खिलौने दे रही थी। लड़कियों को क्या खिलाना, पढ़ लिख के आखिर करना क्या है। लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। अनीता ने अपने दिल को कड़ा कर लिया। उसने ठान लिया, अगर बेटियों को समाज सम्मान नहीं देता तो मैं उन्हें ऐसा बना दूंगी कि समाज झुक कर सलाम करे। वो हर दिन बेटियों को पढ़ाती, उन्हें नैतिकता और आत्मनिर्भरता सिखाती। उसने अपने बेटियों को संस्कार, शिक्षा
और आत्मविश्वास दिया। उसने खुद रात रात भर कपड़े सीकर पैसे बचाए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी दोनों बेटियों को अच्छे स्कूल में भेजा। उसने अपने घाव अपने बेटियों को शिक्षा और आत्मविश्वास देने में लगाए। नेहा और शिवानी उसकी मेहनत को समझती थी। वे पढ़ने में होशियार थी। प्रियंका के बेटे राज को सब कुछ बिना मेहनत के मिल रहा था। महंगे खिलौने, जेब खर्च। राज को हर जन्मदिन पर मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, महंगे कपड़े मिलते। राज का जेब खर्च बढ़ता गया, लेकिन वो स्कूल में फ़ेल होने लगा। स्कूल से शिकायतें आने लगी। नशे और दोस्तों की संगत में बिगड़ती गई। दोस्तों के साथ देर रात तक घूमता, नशा करता और घर से पैसे चुराता। कमला देवी फिर भी कहती, बच्चा है, थोड़ा बिगड़ता है तो क्या, लड़कों को थोड़ी छूट मिलनी ही चाहिए। देवरानी प्रियंका और सास कमला देवी आंखें मूंदे हुए थी। देवरानी भी कहती, बच्चे थोड़े फूल जैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, बाद में सुधर जाते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे और बिगड़ता चला गया। अनीता अपनी बेटियों को पढ़ाई में आगे बढ़ा रही थी। स्कूल की प्रतियोगिता में नेहा और शिवानी ने जीत दर्ज की, लेकिन घर में किसी ने सराहना नहीं की। अरे लड़कियां हैं, शादी करनी है, काहे इतना पढ़ा रहे हो। कमला देवी का ठंडा कटाक्ष। लेकिन नेहा और शिवानी ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की। नेहा ने कॉलेज टॉप किया। अनीता की आंखों में आंसू थे। कमला देवी बोली, लड़की है, ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर तो संभालना ही है। अनीता चुप रही। उसने नेहा का फॉर्म आईएएस के लिए भरवाया। नेहा ने आईएएस की तैयारी शुरू की। शिवानी का सपना था डॉक्टर बनना। शिवानी भी मेडिकल में टॉप 10 में आई। अब गांव की औरतें अनीता से कहने लगी, दीदी आप ही हमारी लड़कियों की प्रेरणा है। राज अब दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। नशे का आदी हो गया था। एक बार बाइक से एक्सीडेंट करके थाने पहुंच गया। कमला देवी ने रिश्तेदारों से छिपाया, बस थोड़ा भटक गया है, सुधर जाएगा। लेकिन अब वह घर में भी गाली गलौज करने लगा था। समय तेजी से बीता। नेहा का यूपीएससी में चयन हुआ। पहली ही बार में आईएएस। गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। लेकिन कमला देवी ने कहा, चलो ठीक है, लड़की है तो नौकरी ही करेगी, आखिर में तो ससुराल जाएगी। शिवानी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और सरकारी कॉलेज में दाखिला पाया। अब दोनों बहनों ने घर का नाम रोशन किया। लेकिन कमला देवी का रवैया जस का तस था। और राज, अब वह नशे की लत में डूब चुका था। कॉलेज से निकाला जा चुका था। दोस्तों के साथ जुए में पैसे गंवा रहा था। राम सिंह की ज़मीनें बिकने लगी, कर्ज चढ़ने लगा, लेकिन अब कोई साथ देने वाला नहीं था। देवरानी प्रियंका पछता रही थी, क्योंकि राज अब घर में झगड़े करने लगा था, पैसे मांगता था और हर बात पर गाली देता था। एक दिन कमला देवी को हार्ट अटैक आया। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ की ड्यूटी डॉक्टर शिवानी चौहान थी। कमला देवी का ऑपरेशन खुद उसने किया। अनीता ने भी अस्पताल में सास की हर प्रकार से सेवा की। वही आईसीयू में जब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उन्हें बताया, आपकी देखभाल के लिए आपकी बहू अनीता ने रात भर जागकर सेवा की है और आपकी पोती डॉक्टर शिवानी ने खुद ऑपरेशन किया है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिन पोतियों को उन्होंने तिरस्कृत किया, वही आज उनकी असली ताकत बन गई है। कमला देवी ने पहली बार अनीता का हाथ थाम कर कहा, बहू, मैंने तुझे बहुत सताया, लेकिन तू ही असली बेटी निकली। कमला देवी ने फिर अनीता और उसकी दोनों बेटियों को गले लगाकर कहा, बेटा बेटी में फ़र्क करना मेरा सबसे बड़ा पाप था। तुमने दिखा दिया कि बेटियां सिर्फ लक्ष्मी नहीं, बल्कि शक्ति भी होती है। मैंने तुझे क्या नहीं कहा बहू, और आज तू मुझे संभाल रही है और मेरी पोती ने मुझे नया जीवन दिया। नेहा एक आईएएस अधिकारी बन गई थी और शिवानी एक डॉक्टर। उनके नाम से आज उनका पूरा मोहल्ला गर्व करता था। न्यूज़पेपर में उनके फ़ोटो छपते थे, इंटरव्यू आते थे, बड़े बड़े अफसर और नेता उनके काम की तारीफ़ करते। राज की लतें बढ़ती रही। वो माँ के कहने तक बेचने लगा। एक दिन प्रियंका ने सबके सामने स्वीकार किया, मैंने उसे सिर चढ़ाया और उसे हमें ही गिरा दिया। राज जब नशे की लत में अस्पताल में भर्ती हुआ, तब वो ड्रग के ओवरडोज से था। राज की हालत ख़राब थी और उस पर कर्ज भी चढ़ा हुआ था। इलाज में लाखों लग रहे थे। अब प्रियंका रो रो कर जेठानी अनीता से मदद मांगने लगी।
दीदी माफ़ कर दो, मैं तो समझ ही नहीं पाई आपको। बेटे का अभिमान लिए जीत ही रही और बेटियों को तुच्छ समझा, लेकिन आज समझ में आ गया कि आपके पास तो असली हीरा है। मैं तो कोयले में ही घमंड करती रही। नेहा ने चाची को ढांढस बंधाया और अस्पताल के बिल भरे, उसका इलाज करवाया और सारा खर्च खुद उठाया। अब सबकी नज़रों में भी फ़र्क साफ दिखने लगा। बेटियों को पढ़ाओ, आजकल वही घर की इज्जत है। अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद कमला देवी ने सब रिश्तेदारों और परिवार वालों को बुलाया और घोषणा की, मेरी सारी संपत्ति, जमीन, जेवर मेरी दोनों पोतियों के नाम की जाएगी। बहू अनीता को मैं अपनी बेटी मानती हूँ। राज अब मेरा वारिस नहीं है। राम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया और पहली बार कहा, आज मुझे अपनी पोतियों पर गर्व है। राजीव की आंखें अब पूरी तरह खुल गई थी। राजीव अब अकेला और खोया खोया रहता था। उसने अनीता के त्याग को समझा और एक दिन खुद चलकर बेटी के दफ्तर में गया। नेहा ने पिता को गले लगाया। राजीव रो पड़ा, मैं अच्छा पति नहीं बन सका, लेकिन क्या अभी तुम्हारी माँ मुझे माफ़ कर सकती है? राजीव के लौटने के बाद अनीता के भीतर भाव का तूफान था। वो क्षमा कर देना चाहती थी, लेकिन एक माँ और स्त्री के आत्मसम्मान के बीच संतुलन साधना आसान नहीं था। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं उन्हें माफ़ तो कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं फिर उसी पत्नी की भूमिका निभा पाऊँगी जो अतीत में कुछ भी नहीं थी? नेहा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, आप जो भी निर्णय लें, मैं आपके साथ हूँ। अब आपको किसी पुरुष की छाया नहीं, अपने आत्मबल की छाया चाहिए। राजीव ने भी पहली बार अपनी माँ कमला देवी से सिर झुकाकर कहा, माँ तुमने देर से ही सही पर सच देखा। अनीता ने ही इस घर को संभाल रखा है। गांव वालों की नज़रों में बदलाव आने लगा था। अब गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया जाने लगा। लोग कहते, जिस घर ने बेटियों को बेइज्जत किया था वही अब उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अनीता ने गांव में एक बेटी सम्मान केंद्र खोला, जहां लड़कियों को शिक्षा, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती। नेहा अब जिलाधिकारी थी और शिवानी सरकारी अस्पताल की सीनियर डॉक्टर, और राज, वह अब नशा मुक्ति केंद्र में पड़ा था। कोई हाल पूछने वाला नहीं। नेहा अब एक तेज तर्रार और ईमानदार जिलाधिकारी बन चुकी थी। उसका तबादला अपने ही जिले में हो गया। पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। कमला देवी, जो कभी लड़की होने पर मुंह फेर लेती थी, अब सबके सामने गर्व से कहती, ये मेरी पोती है नेहा चौहान, जिलाधिकारी साहिबा। नेहा ने सबसे पहले अपने गांव में शौचालय, स्कूल और महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया। नेहा की मुलाकात एक आईएएस अधिकारी अभिषेक ठाकुर से हुई, जो ईमानदार, समझदार और स्त्रियों के अधिकारियों का पक्षधर था। दोनों में विचारों की गहरी समानता थी। अभिषेक ने नेहा से कहा, मैं सिर्फ पत्नी नहीं, एक जीवन संगनी चाहता हूँ जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसकी शादी बहुत ही साधारण लेकिन गरिमामय तरीके से हुई, किसी दहेज, आडंबर या तामझाम के बिना। कमला देवी ने पहली बार अपने हाथों से कन्यादान किया। शिवानी अब एक नामी सरकारी अस्पताल की सीनियर डॉक्टर थी। उसने अपनी माँ अनीता की प्रेरणा से एक मुफ्त महिला स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत की, जिसमें हर महीने गांव की गरीब महिलाओं को इलाज और शिक्षा मिलती। उसकी वजह से कई महिलाओं की जान बची। गांव के लोग अब शिवानी को देवी डॉक्टर कहने लगे। अब अनीता सिर्फ एक माँ या बहू नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके बेटी सम्मान केंद्र, जिसमें ग्रामीण लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाता, विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता, छोटी बच्चियों को पोषक आहार दिया जाता। राज्य सरकार ने अनीता को नारी सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। राज अब पूरी तरह नशे में डूब गया था। वह नशे की गिरफ्त में पूरी तरह टूट चुका था। उसके कई झगड़े पुलिस में दर्ज थे। पढ़ाई के नाम पर बहाने, कॉलेज के नाम पर झूठ, घर के पैसे जुए में बर्बाद। पुलिस की दो दो बार चेतावनी मिल चुकी थी। घर की जो थोड़ी बहुत संपत्ति बची थी वह भी बिक चुकी थी। जिस घर में वो राज करता था, उसी घर के एक कोने में अब अकेला पड़ा रहता। प्रियंका अब उसकी हालत देखकर रातों को सो नहीं पाती थी।
प्रियंका का पति सुजीत, जो पहले बेटे को आंख का तारा मानता था, अब बस चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाता। हमने जो बीज बोया था वही अब बबूल बन चुका है। प्रियंका रो रो कर खुद को कोसती, काश मैंने बेटा बेटी में फ़र्क ना किया होता। मेरी भी बेटी होती तो आज सिर ऊंचा होता। एक दिन नेहा अपने गांव लौटकर खुद राज को ढूंढने निकली। वो उसे एक नशाखोरी के अड्डे से उठाकर लाई। नेहा ने सख्त लहजे में कहा, तुम सिर्फ प्रियंका चाची के ही नहीं, इस परिवार की उम्मीदों का अपमान कर रहे हो। नेहा ने उसके इलाज और पुनर्वास के लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया और कहा, बेटा हो या बेटी, जब तक वो इंसान नहीं बनता किसी का गौरव नहीं हो सकता। नेहा ने इंसानियत के नाते राज को एक अच्छे पुनर्वास केंद्र में भर्ती करवाया। राज अब धीरे धीरे सुधरने लगा, लेकिन बीता हुआ समय लौट नहीं सकता था। प्रियंका पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने जेठानी अनीता के साथ मिलकर नारी शिक्षण अभियान चलाया। राजीव ने गांव में एक लड़कियों के लिए साइंस कोचिंग सेंटर खोलने की ठानी। नेहा की सलाह पर वह अब लोगों के घर घर जाकर कहता, मैंने बेटी को नहीं समझा, आज वही मेरी ताकत है। धीरे धीरे वह गांव के पुरुषों में एक मार्गदर्शक बन गया। हालांकि पत्नी अनीता ने उससे अब भी दूरी बना रखी थी, लेकिन संबंधों में कड़वाहट नहीं, संयम और सम्मान आ चुका था। देवरानी प्रियंका, जो कभी बेटे के नाम पर अहंकार में डूबी थी, अब वह हर दिन शिविर में आकर महिलाओं की सेवा करने लगी। उसने राज के नाम पर अफसोस जताते हुए कहा, मुझे अब एहसास हुआ, माँ सिर्फ बेटे को जन्म नहीं देती, इंसान को भी गढ़ती है। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, अब तू भी मेरी बहन है और बहन बेटियों को दूसरा मौका दिया जाता है। उसने नारी शिक्षण अभियान में भाग लिया, हर नुक्कड़ पर जाकर बेटी शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाई। उसने अब खुद को बेटी की कमी नहीं, स्त्री की शक्ति मान लिया था। बेटी किसी गोद की कमी नहीं, सोच की ऊंचाई है। अनीता की संस्था ने अब गांव में 10 लड़कियों को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाया, 5 विधवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किया, बाल विवाह पर सख्त अभियान चलाया। राज्य सरकार ने उस गांव को बेटी ग्राम की उपाधि दी। दिल्ली के विज्ञान भवन में नेहा और शिवानी के साथ मंच पर अनीता को जब सम्मानित किया गया, तब पूरे देश ने जाना, बेटी पैदा करने वाली, बेटी पालने वाली और बेटी बन जाने वाली हर स्त्री सम्मान की अधिकारी है। समारोह के बाद अनीता को उसके पिता का पुराना पत्र मिला, जो कभी मरने से पहले लिखा था, बेटी, दुनिया तुझे तोड़ेगी, कभी औरत कहकर, कभी माँ कहकर, लेकिन तुझे अपनी बेटियों के लिए एक चट्टान बनना होगा, ताकि कल की कोई बेटी अंधेरे में अकेली ना रहे। अनीता की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। धीरे धीरे समय बीतता गया और नेहा और अभिषेक को एक बेटी हुई, प्रगति। शिवानी ने बच्ची का नामकरण किया और कहा, नाम ही क्यों, भविष्य भी प्रगति ही होगा। कमला देवी अब अपनी परनातिन को कहानियाँ सुनाती थी, बेटों वाली नहीं, बेटियों की कहानियाँ। अनीता और राजीव अब धीरे धीरे फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। राजीव ने कई बार कहा, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब जान पाया कि तुम सिर्फ इस घर की नहीं, इस गांव की रीढ़ हो। अनीता ने संयम से उत्तर दिया, रिश्ते माफ़ी से नहीं, समझदारी से जुड़ते हैं। चलो मिलकर नई पीढ़ी के लिए उदाहरण बनते हैं। दोनों ने मिलकर बेटी संवाद केंद्र की शुरुआत की, जहां हर महीने गांव की बच्चियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, आत्मसम्मान कार्यशाला आयोजित की जाती। अब गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। हर घर में स्कूल जाती बेटियां, हर गली में बेटा बेटी एक समान के पोस्टर, हर मंच पर नेहा, शिवानी और अनीता के भाषणों की चर्चा। कमला देवी, जो कभी पोतियों को ताने देती थी, अब खुद स्कूल जाकर बालिकाओं को रामायण और नारी शक्ति की कहानियां सुनाती थी। एक बालिका को पढ़ने से रोक रही एक औरत को कमला देवी ने टोका, मैंने अपनी बहू को तिरस्कृत किया, अपनी पोतियों को नहीं समझा। अब मैं नहीं चाहती कि कोई और ये भूल करे। नेहा अब जिले की जिलाधिकारी बन चुकी थी, लेकिन गांव में एक बालिका की शिक्षा रोकने की कोशिश पर उसे खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। एक बालिका रीमा, जो पढ़ाई में तेज थी, उसे ससुराल भेजने की तैयारी हो रही थी। गांव की पंचायत ने कहा, अब बेटी पढ़कर क्या करेगी, घर ही तो संभालना है। नेहा ने सख्त स्वर में कहा, अगर पढ़ना सिर्फ बेटों का अधिकार है तो फिर देश चलाने का जिम्मा बेटियों को सौंप देना चाहिए, वो ज़्यादा ईमानदारी से निभाएंगी। पंचायत की चुप्पी इतिहास बनी।
नेहा ने रीमा का दाखिला नवोदय विद्यालय में करवाया। उस दिन गांव के अखबार में छपा, जिलाधिकारी ने बचाई एक और बेटी की उड़ान। 6 महीने के इलाज के बाद अब राज धीरे धीरे नशे से बाहर आ रहा था। प्रियंका हर हफ्ते उससे मिलने जाती और कहती, जिस बेटे पर गर्व था वही हमारे सबसे बड़ी भूल बन गया, पर हम तुझे फिर से जीतना चाहते हैं। राज अब नशा मुक्ति केंद्र के लड़कों को नशे से बचाने की कहानी सुनाता। उसने पहली बार कहा, जिस माँ ने मुझे सिर आँखों पर बिठाया, मैंने उसी की आंखें झुका दी। अब मैं सिर्फ उसका भरोसा बनना चाहता हूँ। राजीव अब फिर से गांव में हर सभा, हर कार्यक्रम में अनीता के साथ दिखता। दोनों अब पति पत्नी से अधिक सहकर्मी और साझेदार जैसे हो गए थे। एक दिन गांव की स्कूल में अनीता ने भाषण देते हुए कहा, मैंने कभी बेटे के लिए तिरस्कार झेला और उसी में अपनी बेटी को खो दिया होता, पर आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटियां मेरी पहचान बन गई हैं। राजीव ने हाथ जोड़कर कहा, और मैं अब इस पहचान का सम्मान करना सीख गया हूँ। अब वो घर एक उदाहरण बन चुका था जहाँ बेटा बेटी में भेदभाव खत्म हो चुका था। अनीता उस घर की असली मालकिन थी और उसकी बेटियां समाज की नेता और हीरो बन चुकी थी। बेटा हो या बेटी, इंसानियत, मेहनत और संस्कार से ही वे घर का नाम ऊंचा करते हैं। पूरे गांव में बदलाव था। लोग लड़कियों को पढ़ाने लगे थे। लड़के और लड़कियों को एक जैसा मानना शुरू हुआ। अनीता की संस्था अब कई गांव तक फैल चुकी थी। शिवानी अब हर रविवार गांव आकर सेवा क्लिनिक चलाती थी और कहती थी, माँ की तपस्या अब मेरी प्रेरणा है। अनीता ने अपनी जीवन यात्रा पर एक पुस्तक लिखी, सम्मान के अधिकारी। अनीता की जीवनी अब पाठ्य पुस्तक में शामिल की जा चुकी थी, जिसमें सबसे पहला वाक्य लिखा था, जिसने बेटियों को सिर झुकाकर सहने की नहीं, सिर उठाकर चलने की सीख दी, वही सच्ची सम्मान की अधिकारी है। अनीता की किताब सम्मान की अधिकारी अब देश भर में महिलाओं के सिविल सेवा की तैयारी करने वाली छात्राओं की प्रेरणा बन चुकी थी। बेटी होना कोई बोझ नहीं, एक संभावना है जो सही हाथों में पड़ते ही समाज को बदल देती है। सिर्फ बेटे से वंश नहीं चलता, बेटियों से समाज बनता है। नेहा की बेटी प्रगति अब 12 साल की हो गई थी। वो हर दिन स्कूल से लौटकर नानी अनीता की गोद में बैठती और पूछती, नानी आपने सबको कैसे बदल दिया? अनीता मुस्कुराकर कहती, बेटा मैंने किसी को बदला नहीं, मैंने सिर्फ अपने भीतर की औरत को जगाया। प्रगति ने एक बाल सभा में भाषण दिया, मैं बड़ी होकर देश की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ, ताकि कोई माँ ये ना सुने कि तूने बेटी ही तो पैदा की है। नेहा की बेटी प्रगति अब स्कूल की टॉपर थी और कहती थी, मुझे बड़ा होकर नानी बनना है, मम्मी नहीं, क्योंकि नानी ने दुनिया बदली थी। गांव की एक नई बहू साक्षी जो एमए पास थी, जब ससुराल आई तो सास ने कहा, अभी तो बहू होकर आई हो, पढ़ाई लिखाई बाद में। नेहा उस घर पर पहुंची और कहा, अगर आप पढ़ी लिखी बहू को चूल्हे में झोंकेंगी तो अगली पीढ़ी राख ही बनकर निकलेगी। अब गांव की नई बहुएं सिर्फ घूंघट नहीं, पहचान भी लाती हैं। अनीता का आंदोलन अब सिर्फ उसकी कहानी नहीं, हर बहू की आवाज़ बन चुका था। राज्य सरकार ने बेटी पाठशाला मिशन की सलाहकार समिति बनाई, जिसकी अध्यक्ष बनी अनीता चौहान। अब वह राज्य की बेटियों की शिक्षा नीति की दिशा तय कर रही थी। उनकी सिफारिश पर हर जिले में महिला लाइब्रेरी, हर गांव में बालिका खेल केंद्र और हर सरकारी स्कूल में माँ बेटी समता पाठ शुरू हुआ। अनीता की जीवन पर आधारित आत्मकथा सम्मान के अधिकारी जब प्रकाशित हुई तो प्रधानमंत्री कार्यालय में विमोचन हुआ। अनीता मंच पर बोली, मैंने कभी क्रांति का सपना नहीं देखा, मैंने बस अपने घर में बराबरी चाही थी और यही चाह अब हजारों बेटियों की शक्ति बन गई है। तालियों से सभा गूंज उठी। अब गांव की हर दीवार पर लिखा था, बेटी से पहचान है, बेटे से आशा, पर दोनों बिना भेदभाव के पालना ही सच्चा धर्म है। राज अब अपने पुराने दोस्तों को नशे से बचने की राह दिखाता। प्रियंका अब हर माँ को कहती, बेटी हो या बेटा, दोनों को संस्कार दो, भेद नहीं। नेहा, शिवानी और अनीता सिर्फ परिवार की नहीं, समाज की शक्ति बन चुकी थी। अनीता, नेहा, शिवानी तीनों को राष्ट्रपति द्वारा नारी गौरव सम्मान मिला। मंच पर अनीता ने सिर्फ एक पंक्ति कही, जिस बेटी को कमजोरी कहा गया था उसी ने आज हमारी नींव को मजबूती दी है। स्कूलों में भी बालिकाओं का नामांकन बढ़ा। हर दरवाजे पर लिखा गया, बेटी नहीं है बोझ, वो है शक्ति, वो है समाज की रीढ़। अब घर में कोई बेटा बेटी का फ़र्क नहीं करता।
पोते की जगह पोतियों की तस्वीर दीवारों पर लगाई गई। गांव अब बेटी दिवस मनाने वाला पहला गांव बना। राज्य सरकार ने नेहा को जन सेवा रत्न, शिवानी को स्वास्थ्य प्रेरणा सम्मान और अनीता को पद्मश्री से सम्मानित किया। पुरस्कार समारोह में अनीता ने कहा, मैंने सिर्फ अपनी बेटियों को पढ़ाया था, बदले में उन्होंने मुझे एक नई पहचान दी। आज मैं कह सकती हूँ बेटियाँ सिर्फ बोझ नहीं उजाला है और बेटा बेटी दोनों एक समान है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। बेटा बेटी में फर्क करना सिर्फ शरीर की सोच है, आत्मा और कर्म के स्तर पर दोनों बराबर हैं। सम्मान जन्म से नहीं, कर्म और संस्कार से मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटा बेटी में भेदभाव समाज की जड़ों को कमज़ोर करता है। हर संतान अपने आप में अनमोल होती है, ज़रूरत है सिर्फ उन्हें बराबरी का अवसर और प्यार देने की। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है एहसास। अनुराग धीमे धीमे से गुनगुना रहा था, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन अनु ने आकर कहा, भैया प्यार हो गया है क्या किसी से शादी के बाद? अनुराग बोला, नहीं तो, पर गाना तो गा ही सकता हूँ। अनु मुस्कुराते हुए अंदर चाय बनाने चली गई। तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज़ आई। अनु ने खिड़की से देखा, राजीव भैया और मधु भाभी आ रहे थे। अनु अब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो राजीव भैया बोले, अनु, सारिका भाभी नहीं आई अभी तक? इससे पहले कि अनु कुछ बोल पाती, मम्मी बोली, अरे सारिका के तो बैंक में बहुत काम चल रहा है, देर रात घर में पहुंचती है, बेचारी का काम के बोझ के कारण चेहरा उतर जाता है। अनुराग बरबस बोल उठा, अरे मम्मी, बहू ही तुम्हारी काले मेघ जैसी है, तुम बेकार में ही काम को दोष दे रही हो। सारिका ने तभी घर में कदम रखा था। अनुराग की बात पर वह सकपका गई। अनुराग खुद ही अपने चुटकुले पर हंसने लगे। अनुराग की मम्मी का माथा ठनका और बोली, अनुराग, हंसी मजाक करने का भी एक स्तर होता है। अनुराग बोला, मम्मी, सारिका मेरी जीवन साथी है, मेरे साथ साथ मेरे मजाक को भी समझती है। मगर सारिका को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद सारिका तैयार होकर बाहर आ गई। मैरून सूट में बेहद सलोनी लग रही थी, परंतु अनुराग बार बार मधु की तरफ देख रहा था। राजीव अनुराग का करीबी दोस्त था, अभी पिछले हफ्ते ही उनका विवाह हुआ था। मधु बेहद खूबसूरत थी, परंतु सारिका के तीखे नैन नक्श भी कुछ कम नहीं थे। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। अनु बोली, मधु भाभी, ये फ्रूट कस्टर्ड और शाही पनीर हमारी सारिका भाभी की पसंद है। राजीव बोल उठा, अरे अनु, मधु कुछ भी फ्राइड या ऑयली नहीं लेती है, चेहरे पर दाने आ जाते हैं। एकाएक अनुराग प्रशंसात्मक स्वर में बोल उठा, फिर गोरे रंग पर अलग से दिखते भी हैं, गहरे रंग में तो सब घुल मिल जाता है। सारिका बोली, हाँ, सिवाय प्यार के। उसके बाद सारिका वहाँ रुकी नहीं और दंदनाती हुई अंदर चली गई। उसके बाद महफिल ना जम सकी। जब वे लोग जा रहे थे तो सारिका उन्हें छोड़ने बाहर भी नहीं आई। कमरे में घुसते ही अनुराग बोला, सारिका, तुम बाहर क्यों नहीं आई? सारिका ने कहा, क्योंकि मैं थक गई थी और तुम थे ना वहाँ मधु का ध्यान रखने के लिए। अनुराग गुस्से में बोला, इतनी असुरक्षित क्यों रहती हो? अगर कोई सुंदर है तो क्या उसे सुंदर कहने से मैं बेवफा हो जाऊंगा? सारिका बोली, अनुराग, मैं तुम्हारी तरह अपने पापा के साथ काम नहीं करती हूँ कि जब मर्जी हो तब जाओ और जब मर्जी हो तब मत जाओ। अनुराग गुस्से में बोला, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी नौकरी का, जो भी करती हो अपने लिए करती हो, मेरे लिए तो तुमने कभी कुछ नहीं किया है। सुबह सारिका के दफ्तर जाने के बाद मम्मी अनुराग से बोली, अनुराग, कुछ तो बिजनेस पर ध्यान दे, शादी को 6 महीने हो गए हैं, कल को तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे। अनुराग हमेशा की तरह मम्मी की बात को टालकर चला गया। रात को खाने पर पापा गुस्से में अनुराग से बोले, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज पूरा दिन तुम दफ्तर में नहीं थे, ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें खर्च देना बंद कर दूंगा। अनुराग बेशर्मी से बोला, पापा, आप कमाते हो और मम्मी घर पर रहती है, पर मेरे केस में मेरी बीवी कमाती है और मैं बाहर के काम देख लेता हूँ। सारिका हक्की बक्की रह गई। अंदर कमरे में घुसते ही सारिका ने अनुराग को आड़े हाथों लिया। क्या तुमने मुझसे शादी मेरी तनख्वाह के कारण की है? मैंने तो सोचा था कि तुम घर की जिम्मेदारियां उठाओगे और मैं पैसे बचाकर एक घर खरीद लूँगी।
कब तक मम्मी पापा पर बोझ बने रहेंगे। अनुराग भी गुस्से में बोला, मैंने भी सोचा था कि अगर गोरी चिट्टी बीवी लाऊंगा जो मुझे समझेगी और मेरी मदद करेगी, पर तुम्हें तो अपनी नौकरी की बहुत अकड़ है। हालांकि अनुराग ने ये बात दिल से नहीं कही थी, पर ये सारिका के दिल में फांस की तरह चुभ गई। आज पूरा दिन बैंक में सारिका को अनुराग का रह रहकर मधु को देखना याद आ रहा था। बार बार वह यही सोच रही थी कि क्या वो बस अनुराग की जिंदगी में नौकरी के कारण है। एकाएक उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। दादी कितना कहती थी कि बिट्टू, ये गोरेपन की क्रीम लगा ले, आजकल काले को भी गोरी दुल्हन चाहिए। सारिका का जब गोरे रंग के अनुराग से विवाह हो रहा था तो उसने दादी से कहा था, दादी देखो तुम्हारे बिट्टू को गोरा दूल्हा मिल गया है, और वो भी बिना फेयर एंड लवली के। मगर आज सारिका को लगा था कि अनुराग ने तो उसकी नौकरी के कारण उसके काले रंग से समझौता किया था। सारिका की ज़िंदगी में वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, पर एक अनकहा तनाव था जो उसके और अनुराग के बीच पसर गया था। अनुराग को लगने लगा था कि सारिका को अपनी नौकरी का घमंड है, तो सारिका को लगता था कि अनुराग उसकी दबी हुई रंगत के कारण अपने दोस्तों की बीवियों से हेय समझता है। इसलिए अनुराग उसे कभी भी अपने किसी दोस्त के घर लेकर नहीं जाता था। उधर अनुराग अपनी नाकामयाबियों के जाल में इतना फंस गया था कि उसने अपना सामाजिक दायरा बहुत छोटा कर लिया था। अनुराग कुछ करना चाहता था, वो प्रयास भी करता पर विफल हो जाता था। पिता के व्यापार में उसका मन नहीं लगता था, वो अपने हिसाब से अपनी तरह से काम करना चाहता था। आज उसे एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आया था। काम ऐसा था जिसमें अनुराग अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी इस्तेमाल कर सकता था, परंतु अपने काम के लिए उसे पूंजी की ज़रूरत थी। अनुराग को पता था कि उसके पिता अपने पुराने अनुभवों के कारण उसकी मदद नहीं करेंगे। अनुराग को लगा सारिका उसकी जीवन साथी है, शायद वो उसकी बात समझ जाए। जब अनुराग ने सारिका से कहा तो सारिका तुनक कर बोली, अलग बिजनेस का इतना ही शौक है तो अपनी कमाई से कर लो। मुझे तो लगता है कि तुमने मुझसे शादी ही इस कारण से की है कि बीवी की कमाई से अपने सपने पूरे करोगे। तन का सुख मुझसे मिल ही रहा है, जेब खर्च 30 की उम्र में भी अपने पापा से लेते हो, और बाहर घुमाने के लिए ये पतली सुंदर और गोरी लड़कियां तो तुम्हारे पास होंगी ही ना। रात में खाने की मेज पर तनाव छाया रहा। अनु ने चुपके से पापा को सारी बात बता दी थी। पापा ने सारिका से कहा, बेटा एक बार अनुराग की बात पर ठंडे विचार से सोचो, जब बच्चे हो जाएंगे तो वैसे ही तुम लोगों का हाथ तंग हो जाएगा। सारिका भाभी फुफकार उठी, अच्छा बहाना ढूंढा है पूरे परिवार ने पैसा उघाई का। जानती हूँ एक काली लड़की का उद्धार क्यों किया है इस परिवार ने, अब कीमत तो चुकानी ही होगी ना। इतना ही अच्छा बिजनेस प्रपोजल है तो आप क्यों नहीं लगाते हो पैसा। अनुराग अपना आपा खो बैठा और चिल्लाकर बोला, काला तुम्हारी त्वचा का रंग नहीं पर दिल का रंग है सारिका। तुमसे शादी मैंने अपने दिल से की थी, पर लगता है कुछ गलती कर दी है। अनुराग बेहद रोष में खाना अधूरा छोड़कर चला गया था। ये ज़रूर था कि वो सारिका को चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देता था, पर उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। आज सारिका वास्तव में विद्रूप लग रही थी। ना जाने क्या सोचकर अनुराग ने कार राजीव के घर की तरफ मोड़ दी थी। 3 बार घंटी बजाने के पश्चात अनुराग मुड़ ही रहा था कि मधु ने दरवाज़ा खोला। पुराने से कपड़े में और छितरे हुए बालों में वो बेहद फूहड़ लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि उसके विवाह को 1 माह हुआ है। अंदर का हाल देखकर तो अनुराग चकरा ही गया। चारों तरफ कपड़ों का अंबार और धूल जमी हुई थी। राजीव झेपते हुए बोला, अरे मधु को धूल से एलर्जी है, 2 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही है। मधु ट्रे में 2 कप चाय ले आई। अचानक अनुराग को लगा कि वो कितना खुशहाल है, सारिका कितनी सुघड़ है, नौकरी के साथ साथ घर भी कितनी अच्छी तरह संभालती है, और एक वह है नकारा। अगर सारिका कुछ कहती भी है तो उसके भले के लिए ही कहती है। कब तक वह अपने परिवार पर बोझ बना रहेगा। चाय पीने के बाद अनुराग ने झिझकते हुए कहा, राजीव यार कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। राजीव बोला, अनुराग पूरी सेविंग शादी में खर्च हो गई है और मधु के नखरे देखकर लगता है अब सेविंग हो नहीं पाएगी। रात में जब अनुराग घर पहुंचा तो देखा सारिका जगी हुई थी। अनुराग को देखकर बोली, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है।
अनुराग, क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते हैं? अनुराग ने सारिका से कहा। सारिका, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। सारिका भी भर्राए स्वर में बोली। अनुराग, मैं जानती हूँ, पर जब तुम मेरे रंग पर कटाक्ष करते हो तो मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। अनुराग बोला, तुम पर नहीं सारिका, अपनी नाकामयाबी पर हताश होकर कटाक्ष कर देता हूँ। आज तक किसी से नहीं कहा, पर सारिका बहुत कोशिश करके भी अपनी नाकामयाबी की परछाई से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तुम अच्छी नौकरी में हो, तुम नहीं समझ सकती कि कितना मुश्किल है नाकामयाबी का बोझ ढोना। सारिका सुबकते हुए बोली, जानती हूँ अनुराग, कैसा लगता है जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तुमसे पहले 10 लड़के मेरे रंग के कारण मुझे नकार चुके थे। तुमसे विवाह के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, पर रह रह कर तुम्हारे मजाक मेरे दिल में कड़वाहट भर देते हैं। अनुराग बोला, पगली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा बोलता हूँ ना तो कुछ भी बोल जाता हूँ। तुमसे ज़्यादा समझदार और प्यारी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तुम्हारा मुझे हे दृष्टि से देखना पागल कर देता था और इस कारण मैं कभी कभी जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कभी कभी कटाक्ष कर देता था। पर सारिका, अब मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी इस तरह का गंदा मजाक नहीं करूँगा। और हाँ, अगर मैंने आगे ऐसा किया तो तुम मुझे एक हल्की सी चपत लगा देना। इतना कहकर वो सारिका के गले लग जाता है। सारिका भी प्यार से उसे अपने बाहों में भर लेती है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों ये दोनों कहानियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।